ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 21 हमारी कार्य पद्धति यह हो। जिस प्रकार आक्रमणकारी देशों से निपटने के लिए हम अपने सैन्य साधन तेजी से बढ़ाने में संलग्न हैं, जिस प्रकार गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए देश में अनेक प्रवृत्तियां चल रही हैं, उसी प्रकार सद्भावनाओं का अकाल दूर करने के लिए विशाल परिमाण में यह प्रयत्न करना होगा कि जनमानस में उत्कृष्टता एवं आदर्शवाद के लिए उत्साह उत्पन्न हो, लोग उसका महत्व समझें और इस दिशा में अग्रसर होने के लिए आवश्यक धैर्य और शौर्य की वृत्ति को परिपक्व बनावें। जिस प्रकार कृषि का एक बड़ा फार्म बनाने के लिए विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार कोई बड़ा कारखाना या मिल लगाने के लिए अनेक यंत्र एवं उपकरण अभिष्ट होते हैं, उसी प्रकार सद्भावनाओं का उत्पादन विशाल परिमाण में करने के लिए बड़े उपकरणों की आवश्यकता होगी। यह उपकरण हो सकते हैं वे व्यक्ति जो अपने साथ कुछ जन्मजात सुसंस्कार लेकर जन्मे हों। मजबूत लोहे की बनी हुई मशीन ही देर तक ठीक काम कर सकती है। कच्चे लोहे से बने हुए यंत्र या पुर्जे थोड़ा सा दबाव पड़ने पर निष्प्रयोज्य हो जाते हैं। तत्काल उत्साह देखकर या आवेश उत्पन्न करके किसी से कुछ सत्कर्म कराया तो जा सकता है, पर मनोभूमि कच्ची होने के कारण वह उत्साह देर तक ठहरता नहीं। आवेश ठंडा होते ही लोग पुनः अपने पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। दृढ़ चरित्र, दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रकाशवान व्यक्ति ही युग निर्माण का उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं। अब उन्हीं को ढूंढा और पकाया जाना चाहिए। प्रारंभिक प्रयत्न यह होना चाहिए कि जिन लोगों में धैर्य, नीति और सदाचार के बीजांकुर किसी रूप में उगे हुए दिखाई पड़े, पहले उन्हें प्रभावित किया जाए। खाद और पानी पाकर मुरझाए हुए पौधे भी हरे भरे होते और तेजी से बढ़ते हैं। जिनमें थोड़ी भी अभिरुचि सत्प्रवृत्तियों की ओर है, उन्हें यदि सत्संग का खाद और स्वाध्याय का पानी मिलने लगे तो वे अवश्य ही सुविकसित होंगे। युग निर्माण की प्रौढ़ विचारधारा वर्षा के जल के समान उपयोगी सिद्ध होती है। हम लोग अपने छोटे मोटे व्यक्तित्वों के द्वारा भी उन नवविकसित अंकुरों के लिए खाद की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। विद्वानों और दिग्गजों से शास्त्रार्थ करने की शक्ति भले ही न हो, पर अभिनव बीजांकुरों को प्रेरणा देने के लिए कोई भी ईमानदार और भावनाशील व्यक्ति
कुछ न कुछ प्रेरणा देने वाले मार्गदर्शन अवश्य कर सकता है। देखना यह चाहिए कि हमारे परिवार, पड़ोस में, स्वजन सहयोगियों में, परिचित प्रियजनों में कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनके गुण, कर्म, स्वभाव में सज्जनता और विचारशीलता का अंश समुचित मात्रा में विद्यमान हैं। जो लोग ऐसे दिख पड़े उनके नाम नोट कर लेने चाहिए और उन्हें प्रेरणा देने का कार्य अपने जिम्मे ले लेना चाहिए। सत साहित्य पढ़ने में रुचि उत्पन्न करना पहला काम है। आमतौर से लोग आत्मनिर्माण जैसे रूखे और शुष्क समझे जाने वाले विषय को पढ़ना और सुनना पसंद नहीं करते। मनोरंजन और स्वार्थ की बातों में सहज ही मन लगता है, पर उत्कृष्ट आदर्शवाद के सुनने समझने तक की अभिरुचि नहीं जगती। इस और अभिरुचि को जगाना आधी बाजी जीत लेने के समान है। किसी जमाने में चाय का प्रचार बिल्कुल भी न था। लोग उसके नाम, स्वाद और गुण से बिल्कुल भी परिचित न थे, पर चाय कंपनी के प्रचारकों ने बड़े ही सुव्यवस्थित रूप से उसका प्रचार जमकर किया और कुछ ही दिनों में उसका चस्का जनसाधारण को लगा दिया। आज घर घर चाय का प्रचार है। रात दिन होंठों पर प्याले लगे रहते हैं। बीड़ी और सिगरेट का प्रचार भी इसी तरह व्यापक बनता जाता है। यही गतिविधि यदि सद्विचारों, सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने में अपनाई जाए तो उसका भी वैसा ही परिणाम निकलेगा। यदि सद्विचारों को सुनने समझने में चाय, बीड़ी जैसा रस आने लगे तो समझना चाहिए कि 3/4 मोर्चा फतह हो गया। विचारों को यदि अंतःकरण में समुचित स्थान मिल जावे तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष जीवन पर पड़ेगा ही। लोग वैसे ही काम भी अवश्य करने लगेंगे। निकील के बने सिक्कों का खोटा खरा परखने के लिए दुकानदार लोग एक चुंबक अपने पास रखते हैं और उससे छूकर यह जान लेते हैं कि वह असली है या नकली। जो सिक्के चुंबक से चिपक जाते हैं वे असली, जो नहीं चिपकते वे नकली माने जाते हैं। सद्विचारों की और अभिरुचि जिनकी लग सके उनसे यह सहज ही आशा की जा सकती है कि वे आगे चलकर श्रेष्ठ कर्मों में भी प्रवृत्त होंगे और युग निर्माण का कार्यक्रम लिए कुछ उपयुक्त सिद्ध हो सकेंगे। मनोभूमि की श्रेष्ठता को ठीक तरह परिपक्व बनाने के लिए बहुत दिनों तक लगातार उसे सद्विचारों को हृदयगम करते रहने की आवश्यकता होती है। अभ्रक, भस्म, मकर ध्वज आदि रसायन बनाने के लिए उनके अग्नि संस्कार करने पड़ते हैं। अनेक पुट देने होते हैं और घुटाई पिसाई की व्यवस्था बनाई जाती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के दृढ़ पुरुष बनाने के लिए उसे देर तक प्रौढ़ सद्विचारों के साथ
अपने आप को घोंटना पीसना पड़ता है। रसायन बनाने वाले वैद्यों की तरह युग पुरुष बनाने के लिए हमें भी उसी प्रक्रिया को अपनाना होगा। बड़े काम के लिए बड़े व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। हाथी लोहे की मोटी जंजीरों से बांधे जाते हैं। पतली कमजोर रस्सी से बांधकर उन्हें रोक रख सकना कठिन है। युग निर्माण जैसे महान कार्य के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिन्होंने उत्कृष्ट विचारों को चिंतन और मनन करते करते अपनी मनोभूमि को प्रलोभन और कठिनाइयों से टक्कर लेने की क्षमता से सुसंपन्न बना लिया हो। बाह्य आवेश से नहीं वरन अंतरात्मा की सुस्थिर प्रेरणा के आधार पर जो लोग श्रेष्ठता के सन्मार्ग पर आरूढ़ होते हैं उन्हीं के लिए अंत समय तक चलते रहना संभव होता है। भड़काने वाले, आवेश उत्पन्न करने वाले भाषण सुनकर, लेख पढ़कर या अन्य प्रकार की उत्तेजना से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति तत्काल सत्कर्म करने की प्रतिज्ञा कर लेता है, पर आंतरिक दुर्बलता के कारण वह प्रतिज्ञा देर तक निभती नहीं। नाम, वरी और प्रशंसा के लाभ से कई व्यक्ति कुछ सत्कर्म करते हैं, उसमें दिखावा अधिक होता है। जब तक दिखावा रहा तब तक उत्साह भी रहा। जब पद छीना, प्रतिष्ठा घटी, तभी वे उससे विरत होने लगे। हमने आंदोलनों के भीतर घुसकर देखा है। अनेक से हमारा अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है और अनेक आंदोलनों को हमने जन्म दिया है। इसलिए हमारे जीवन भर के अनुभवों का निष्कर्ष इस रूप में है कि मनोभूमि की परिपक्वता के बिना जो लोग क्षणिक प्रेरणा या आवेश में कुछ काम कर बैठते हैं, वे देर तक परमार्थ के कठिन मार्ग पर चलते नहीं रह सकते। व्रत को अंत तक निभाने की आशा केवल उन्हीं से की जा सकती है जिन्होंने उस आदर्शवाद की भावनाओं को चिरकाल तक अपने अंतःकरण में पर्याप्त स्थान दिया है और भली प्रकार सोच समझकर उस मार्ग पर चलने का कदम उठाया है। युग निर्माण के लिए ऐसे ही परिपक्व मनोभूमि के व्यक्तियों की आवश्यकता है। समाज में अनेक प्रकार की सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाया जाना और अनेक दुष्प्रवृत्तियों को हटाया जाना आवश्यक है। जिस सभ्य समाज की रचना का स्वप्न साकार करने के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं, उसका आधार ऐसे सुदृढ़ व्यक्तित्व ही हो सकते हैं जो अपना आदर्श उपस्थित करके दूसरों को अनुकरण की प्रेरणा दे सकें। बुराइयों को मिटाने के लिए उनसे टक्कर लेना आवश्यक है। टकराने में चोट लगने का खतरा रहता ही है, उसे सहने में शूरवीर ही समर्थ होते हैं। कमजोर तबीयत के आदमी ऐसे अवसरों पर भाग खड़े होते हैं और विरोधियों के हौसले बढ़ाने में सहायक होते हैं। युग निर्माण कार्य में अनुकरण के उपयुक्त आदर्श उपस्थित करना और दुराचार से संघर्ष करना
अनिवार्य है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि इन प्रवृत्तियों को अग्रसर करने वाले लोग काफी मजबूत हों। यह आंतरिक मजबूती सद्विचारों को निरंतर हृदयगम करते रहने से ही प्राप्त हो सकती है। सज्जन प्रकृति के नर नारियों को तलाश करना और उन्हें स्वाध्याय सत्संग के बाद खाद पानी से सींचना विशाल वट वृक्षों को रोपने के समान इस युग का सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ समझा जाना चाहिए। पतित मनोभूमि का मनुष्य दीनहीन और तुच्छ दृढ़ित ही समझा जा सकता है, पर यदि वह आत्मबल संपन्न हो तो नर रत्न, महापुरुष, ऋषि और अवतार भी बन सकता है। तुच्छ को महान बना देने की शक्ति केवल उत्कृष्ट विचारों में ही रहती है। स्वाति का जल सीप में पड़ने से मोती बनता है, बांस में पड़ने से बंस लोचन और केला में जाने से कपूर बनता है। सद्विचारों की स्वाति बूंद जिस मन मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, उसे अजर अमर ही बना देती हैं। वह उज्ज्वल नक्षत्र की तरह स्वयं चमकता है और अन्य व्यक्तियों को प्रकाश देने का निमित्त बन जाता है। इसलिए सद्विचारों की उपयुक्त मनोभूमि में प्रतिष्ठापना करने का प्रयत्न ब्रह्म कर्म माना जाता है। उससे बड़ा पुण्य परमार्थ और कुछ भी इस धरती पर नहीं है। इन तथ्यों को हमें भली भांति समझना चाहिए और धर्म कर्तव्य की दृष्टि से, जीवन को सफल बनाने की दृष्टि से, युग निर्माण की दृष्टि से सद्विचारों के प्रचार की पूर्ण प्रक्रिया को अपने और दूसरों की मनोभूमि में गहराई तक प्रवेश करने के लिए अपना समय और मनोयोग नियमित रूप से लगाते रहने का व्रत लेना चाहिए। स्वयं स्वाध्यायशील बने, मनन और चिंतन द्वारा आत्म निर्माण के लिए सद्विचारों को व्यावहारिक जीवन में उतारें। अपने परिवार के हर सदस्य को इस लाभ से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित करें। साथ ही यह भी प्रयत्न करें कि अपने समीपवर्ती क्षेत्र में सभी प्रिय परिचित जनों में उस विचारधारा का विस्तार हो। जिन पर भी अपना प्रभाव हो, उन्हें ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि वे सद्विचारों को नियमित रूप से अपनाने की अभिरुचि उत्पन्न करें। प्रभाव वही सराहनीय है जिससे प्रभावित व्यक्तियों को उत्कर्ष की प्रेरणा मिले। जिसमें भी सुसंस्कारों का बीजांकुर दिखाई पड़े, उसे सींचने के लिए हमें अवसर और अवकाश निकाल ही लेना चाहिए। हम प्रज्ञा परिवार के सदस्य इस गतिविधि को सच्चे मन से अपनावेंगे तो अपना परिवार दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। सज्जनों का समुदाय बढ़ना उनका अल्पमत में न रहकर बहुमत तक पहुंच जाना इस बात का प्रमाण होगा कि युग परिवर्तन की पूर्ण प्रक्रिया सफलता के बिल्कुल समीप जा चुकी है। इस प्रजातंत्र के युग में जिसे वोट अधिक मिल जाते हैं, वही दल या व्यक्ति राज्य शासन संभालता है। उसी की इच्छा सारी प्रजा को माननी पड़ती है। सज्जनता का, सद्भावना का, मानवता का
यदि बहुमत होगा, अधिक संख्या में लोग उस प्रकार के बन जाएंगे, तो उनका प्रतिफल भी यही होगा कि अल्पमत वाले दुर्बुद्धि युक्त व्यक्तियों को बहुमत के आगे झुकने को विवश होना पड़े। आज सद्भावना अल्पमत में है, तो दुष्प्रवृत्तियों के आगे उन्हें परास्त होना पड़ता है। कल जब दुर्भावनाएं अल्पमत में होगी, तो उन्हें सद्भावनाओं का आधिपत्य स्वीकार करना होगा। हमें यही सब तो करना है। हमारा एक भी प्रिय परिजन ऐसा न रहे जो अपने प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत होने पर भी सद्विचारों में अभिरुचि लेने के लिए प्रेरणा प्राप्त न करें। स्वाध्याय का साधन अखंड ज्योति प्रस्तुत करती हैं। सत्संग की प्रेरणा पूर्ति हम स्वयं करें। उभय पक्षीय लाभों से अपने प्रभाव परिक्षेत्र को पूरी तरह लाभान्वित करें। इसमें हमारा धर्म कर्तव्य पालन होता है, स्वजनों का जीवन सुधार होता है और युग निर्माण का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होता है। ऐसे उपयोगी कार्य के लिए हमें प्रयत्नशील होना ही चाहिए। पार्ट 21 समाप्त।